मैं और मेरा अनुभव ये मानता है कि चाहे मेरे आने से पहले आप किसी भी हालात में होते, लेकिन मेरे आने के बाद कभी आपने मुझे निराश नहीं किया। आज सुबह जब मैं चला दिल्ली से तो बारिश हो रही थी, इतनी बारिश थी मुझे उस ट्रेन में ठंड लग रही थी और मैं अपने साथियों से कह रहा था कि अगर ये बारिश शिवपुरी में भी हुई तो हमारे साथियों को क्या होगा। मैं ग्वालियर आया तो मुझे बताया गया कि ग्वालियर में तो बारिश है लेकिन शिवपुरी में नहीं। लेकिन 10 मिनट भी नहीं हुए तो पता लगा कि शिवपुरी में भी बारिश पड़ गई। अब मैं सोच रहा था कि जहां इतनी तेज बारिश हो रही है वहां कार्यकर्ता आएंगे या नहीं आएंगे सर। मैं ये भी सोच रहा था कि वहां मेरी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जब मैंने शिवपुरी में पैर रखा, वहां की हवाओं ने मुझे बताया कि आज तो शिवपुरी पूरा नीला हो चुका है, जाकर देखना। एक गरीब के बेटे को इतना प्यार देने के लिए जो आपके बीच में से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, दोबारा पुनः धन्यवाद। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आप 20 मिनट मुझे सुनेंगे? जो जिस परिस्थिति में वैसे ही खड़ा रहे, हो सकता है कोई एक टांग पे खड़ा हो सकता है किसी पे कुर्सी ना हो सकता है कोई जमीन पे बैठा हो, आगे से जो इस मंच पे बैठा है वो भी मेरा है और जो सामने बैठा है वो भी मेरा है, जो गाड़ी के ऊपर खड़ा है वो भी मेरा है और जो जमीन पे बैठा है वो भी मेरा। हर एक मेरा अपना। मैं जितना प्यार इनसे करता हूँ उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार आप लोगों से करता हूँ। मैं जब पैदा हुआ तो मैं अकेला था, लेकिन अब मैं अकेला नहीं। आज इस लड़ाई को लड़ने वाले मेरे साथ हर प्रदेश में लाखों लोग हैं। मैं दोबारा से पूरी भारतीय आजाद समाज पार्टी की टीम का धन्यवाद करता हूं, मध्य प्रदेश की एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद। साथियों, मैं उस टीम का नेता हूं जो नौजवान है, भावुक है, जनूनी है और जो नियम मानती नहीं, सिर्फ नियम तोड़ती। नियम से उसका कोई मामला नहीं। उनको लगता है कि इतने नियम उनके ऊपर थोपे गए, आप कोई नियम नहीं छोड़ना, आप सारे नियम को तोड़ देना। तो नियम तोड़ के हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अगर ये लड़ाई जीतनी है, जो लड़ाई मैं भी आपको बताऊंगा, तो हमें नियम मानने पड़ेंगे और नियम जितने मेरे लिए उतने आपके लिए भी। मैंने यहाँ कैडर प्रोग्राम चलवाए, उसका एक कारण है। मेरी बात को गौर से सुनो। किसी भी डिपार्टमेंट में जब जब बच्चा भर्ती होता है तब तक वो आम होता है, हमारे जैसा नौजवान, लेकिन फिर उसको उसकी डेडिकेशन के मुकाबले बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आर्मी में कोई नौजवान भर्ती होता है वो आपके जैसा होता है, लेकिन फिर उसको 6 महीने 9 महीने 1 साल की कड़ी मेहनत, कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, तब वो योद्धा बनता है, जवान बनता है। मैं जब आगे देखता हूं तो मैं डरता हूं, क्योंकि सागर में एक हादसा हुआ था कि कहीं आपको चोट न लग जाए, कोई हमारे बीच से न चला जाए, किसी को नुकसान न हो जाए। लेकिन आप तो नहीं डरते, आप तो इस बात की परवाह नहीं करते हैं। एक तो मुख्यमंत्री ने आवारा पशु ने छोड़े हुए सड़कों पे, वो उनकी रोकथाम नहीं कर रहे हैं। ऊपर से ये हमारे जब ये नीले सैलाब के योद्धा उतरते हैं तो ये किसी की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन आज लड़ाई बदल चुकी, हालात बहुत सामान्य नहीं। अगर आप स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हैं, आप अधिकार चाहते हैं, आप गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आने लीजिए उनको कुशवाहा जी को, एक जिम्मेदार व्यक्ति वहां भेज, लोग आने में परेशानी ना हो।
अगर आप एक चाय की पत्ती का पैकेट खरीदेंगे उसकी कीमत में चुकानी पड़ेगी। हजारों साल से जो गुलामी हमारे ऊपर थोपी गई, हमें अंधविश्वास, पाखंडवाद, जुर्म जाति का शिकार होने में मजबूर होना पड़ा। अगर उस गुलामी को, उस अन्याय के बेटियों को काटना है तो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो समाज कीमत नहीं चुकाएगा वो समाज कभी सफल नहीं होगा। ये आजाद भारत है। इस आजाद भारत में आज भी बहुत गुलाम, और वो गुलामी के बेटियों को काटने का बीड़ा उठाया हम नौजवानों ने। क्या आप इस गुलामी की बेटियां काटने में हमारी मदद करोगे? जो दिल से मदद करेंगे वो दोनों हाथ उठाए, जो दिमाग से मदद करेंगे वो एक हाथ नीचे कर लें। मैंने कहा ना कि बिना ट्रेनिंग के भीड़ भेड़ जैसी, मैं इस लड़ाई को भीड़ के जरिए नहीं जीत सकता हूं। क्या बताओ, भीड़ ने कोई लड़ाई जीती आज तक? इस लड़ाई को जीतने के लिए उनसे ज्यादा तैयार लोग चाहिए। मैंने कहा कि जो लोग दिल से मदद करेंगे वो दोनों हाथ खड़े करें, जो खाली तन से मदद करेंगे वो दोनों में से एक हाथ नीचे कर लो, जो मन से और तन से दोनों से मदद करेंगे वो दोनों हाथ ऊपर रखो। जो तन मन और धन से इस आंदोलन को चलाने में मदद करेंगे वो अपनी जगहों पर खड़े हो जाओ एक बार। धन्यवाद, बैठ जाओ। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। आप सुनेंगे? अस्ते यहां जाओ, ये पकड़ो। अब शांति से मेरी बात सुनो। नारेबाजी से, मुस्कुराने से मिशन सफल नहीं होगा। देखो, गौर से सुनो। करेगा बीएमओ ने महिलाओं और मान्यवर काशीराम साहब ने बजट टिप्पणी की, जाति सूचक शब्द कहे। भीम आर्मी के मेमरी बहुत अर्जुन नायक ने धरना भी दिया, लेकिन एफआईआर करवाई नहीं, अभी तक जेल में नहीं गया अपराधी। एक ढोला परिहार, नीलम परिहार, पुत्रगंज गौरव सिंह परिहार निवासी गांव भावखेड़ी एवं भुज्जी जाटव पुत्र श्री भोदू जाटव, और इन पे राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा, लगातार धमकी दी जा रही है। दो राजवीर जाटव जी, इनके साथ भी जो है इनका एक मुकदमा है, उसमें गवाही के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस के पास जाते हैं बेचारे, ऐसे लोग आते हैं। प्राथमिक गिरिराज जाटव पुत्र शंकर जाटव निवासी ग्राम फरारा, इनके यहां मर्डर हुआ है और मुझे लगता है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तभी मेरे पास आए। रवनिया थाना ग्राम देवारी से एक मासूम बच्ची का रेप हुआ है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, हम कार्रवाई की मांग करते हैं। ऐसी चिट्ठी है मेरे पास। भद्रवास लोग गांव बिजरौनी में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व सरपंच की हत्या पेड़ से लटका दिया गया, क्षेत्रीय प्रशासन ने आत्महत्या कह दिया। फतेहपुर करेरा में, बैठिए माता जी, बैठिए, आग ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए। वाल्मीकि समाज के एक युवक को हैंडपंप से पानी भरने में गोली मार दी गई। भावखेड़ी में 2 बच्चे रोड पर कर दिया, मार दिए गए। एक और एफआईआर है, ये पुराने वाली।
प्रार्थी की पुत्री ससुराल में जिसका देहांत हुआ उसकी जांच नियम अनुसार कराई जाए। भाई प्रशासन के लोगों से मेरा निवेदन है, हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ ना कहें, प्यार से बात करें उनसे। एक और एप्लीकेशन है, मुझे आवेदक के आरोपी चुनावी रंजिश, पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला किया। मुकदमा नहीं लगा, करंट लगा था, एफआईआर दर्ज हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी की नाबालिग पुत्री को पहला फैसला कर ले गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासकीय भूमि पे अंबेडकर सामुदायिक भवन है तो सुरक्षित है, लेकिन अभी तक हमारे लोगों के हाथ में नहीं है। और ये अंतिम घटना जो मेरे हाथ में है, ये वो है जहां एक बच्ची जो है दलित समाज की, वो स्कूल जाना चाहती थी। बड़े भाई हमारी मतलब भाई कुछ नालायकों ने उसको इसलिए रोक दिया कि इस गांव की बेटियां स्कूल नहीं जाती है, उसके परिवार के साथ मारपीट गई। बड़ा शाहजहां का मामला है। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं जी? ठीक है भाई, प्लीज ठीक है, बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, आप अपना नंबर लिख के दे दो, बाकी छोड़ दो, आप बैठ जाओ आराम से, छोड़ दो। अब आपके बेटे हैं, बैठ जाओ। मैंने ये बातें घटनाएं आपको क्यों सुनाई पता है? अगर आप समाज को परिवार मानते हैं तो आपको इनके दर्द का एहसास होना चाहिए कि यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे बैठे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। सरकार यही है, कानून व्यवस्था यही है, पुलिस यही है, प्रशासन यही है, लेकिन आज भी वो खून के आंसू रो रहे हैं और उनको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है। जो समाज इतना अन्याय सह रहा हो, उस समाज के नौजवानों को उस गुलामी को काटने के लिए अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये घटनाएं मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस समाज का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जिस समाज का युवा जीते जी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता, अपना समाज की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आप अन्याय सह रहे हैं, दोषी वो लोग नहीं जो अन्याय कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करके तैयारी करो तो अन्याय करने वाले तो ये शिवपुर जिला छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा मेरा आप लोगों से वादा है, अगर आप मेहनत करो। मैं अभी राजस्थान से लौटा हूं, 2 दिन में लगातार राजस्थान गया। वहां की सरकार मुझे बंद करके बिठा लेती है, कभी एयरपोर्ट में, कभी थाने में। कारण क्या है मेरे राजस्थान के जालोर जाने का? कारण यह है कि आपका एक 9 साल का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, 9 साल का बच्चा जिसको नहीं पता धर्म क्या होता है, जाति क्या होती है, मजहब क्या होता है, दोस्त कौन होता है, दुश्मन कौन होता है, पानी की भी जाति होती है क्या, मट्टी की भी जाति होती है क्या, वो गलती से मास्टर जी के मट्टी से पानी पी लेता है। और मास्टर जी उसको, क्योंकि मास्टर जी आज भी उसको इंसान नहीं मानते, जानवर मानते हैं, तो मास्टर जी उसको इतना मारते हैं। मेरी मां महसूस करो कि वो आपका बच्चा था। ये ताली बजाने का विषय नहीं है। महसूस करो कि वो आपका बच्चा था, आप में से किसी एक का बच्चा था, जिसको आपने अपने खून पसीने से पाला था। आप खुद गीले में लेटे, उसको सूखे में लिटाया, आपने अपना पेट भूखा रखा, उसको खाना खिलाया, उसको दूध पिलाया, आपने अपनी दवाई नहीं दी, आपने उसको कपड़े दिलाए। उस 9 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने उस घड़ी से, उस मटके से पानी पी लिया। मैं इसलिए गया था कि उसका बाप यह कहता रहा कि मुझे भरोसा, अगर मेरा भाई आएगा तो मुझे न्याय मिलेगा, वरना मुझे किसी पे भरोसा नहीं कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं इसलिए एक बार मुझे रोक देगा, 10 घंटे पुलिस मुझे पकड़ के दिल्ली ले आई। मैंने थोड़ी देर में टिकट कराए, पुलिस के जाने से पहले मैं वापस पहुंच गया। मैंने उनसे कहा मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने दो, मैं लड़ना नहीं चाहता आपसे,
मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई यह है कि आज मेरा परिवार दर्द में है, मैं उनके दर्द को बांटना चाहता हूं, उनके आंसू पूछना चाहता हूं। लेकिन वहां की निकम्मी सरकार ने मुझे मेरे परिवार से मिलने नहीं दिया। परसों रात 1:30 बजे, रात्रि यानी कि सुबह का 1 बज गया था, 1:30 बजे मेरी बात हुई। वो 500 लोग बैठे हुए थे। वो कहते हैं आप आजाद हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। सच कह रहे हैं, नहीं रोक सकता कोई मुझे। लेकिन इन निकम्मी सरकारों को मैं ये आजादी नहीं देता कि वो मेरे कार्यकर्ताओं को पीटे, उन पर झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाल देता। मेरी चुप्पी अगर है तो मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से, मेरे परिवार की वजह से है, वरना देश का प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को जानता है और मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर भी इस बात को जानता है। अगर भीम आर्मी ने कुछ तय किया तो वो दीवारें नहीं बनी जो उनका रास्ता रोक देते। तो जो सरकार चंद लोगों को खुश करने के लिए मेरे लोगों की हत्या करनी है, वो याद रखें कि जिस दिन ये गरीब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, ये बहुजन समाज, ये SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जिस दिन अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उस दिन इनका राज देश में आएगा। और जिस दिन इनका राज देश में आएगा, आपकी हैसियत नहीं होगी सामंतियों कि मेरी किसी माँ बहन की तरफ, मेरे किसी भाई की तरफ, मेरे किसी बुजुर्ग की तरफ आप लोग उठा के देख लो, आपकी पीढ़ी आ जाए 1000 बार सोचेंगे अन्याय करने से पहले। मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूं। मैं आया था नेमावर के बाद जब पिछड़े वर्ग के हमारे भाई, जो हमारा हिस्सा है, हमारा परिवार है, जब उनके आरक्षण से हमला हुआ, उन्होंने मुझसे बुलाया कि भाई आप आ जाओ। तो यहाँ की सरकार ने मुझे एयरपोर्ट पे 12 घंटे बिठा के रखा, मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा, उनकी गाड़ियां तोड़ी। मैं इन सरकारों का चरित्र जानता हूं। मैं आता रहूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी जानवर को भी इतनी बार प्रताड़ित किया जाए, उनका शोषण किया जाए, वो भी रिएक्शन दे देंगे, वो भी लड़ लड़ेंगे, वो भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे। ये मेरा बहुजन समाज क्यों अपनी लड़ाई के लिए मैदान में नहीं आता? क्यों ये नहीं समझता कि एक दिन की रैली, एक दिन के आंदोलन, एक दिन के रोड शो, एक दिन की मीटिंग से समाज में ताकत नहीं आएगी, समाज ताकतवर नहीं बनेगा। हमें 365 दिन काम करना पड़ेगा। जब हम रोटी की लड़ाई लड़ते हैं, अगर सुबह काम करते हैं तब शाम को रोटी मिलती है। हम इतने स्वाभिमान की लड़ाई अगर रोज नहीं लड़ेंगे तो हमें स्वाभिमान सम्मान कहां से मिलेगा? मैं जब अपने लोगों के चेहरे देखता हूं, मंजीत भाई, आप तो मेरे पुराने साथी हैं, जब मुझे जिले के लोग जानते थे, आप मुझे कब से जानते हैं। मैंने कभी अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके, मगर मैं जब गांव देहात में जाता हूं तो अपनी माओ के चेहरे देखता हूं, अपनी बहनों के चेहरे देखता हूं। उनके चेहरे पे एक उम्मीद होती है। वो जब मुझसे हाथ मिलाती हैं, मुझे आशीर्वाद देती हैं, या मेरे बराबर में खड़े होकर फोटो खिंचवाती हैं, तो वो ये एहसास करती हैं कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, ये हमारा बेटा हमें न्याय दिलाएगा। ये हमारे जो गुलामी 70 साल से हमारे ऊपर, आजाद भारत में भी हमें गुलामों जैसा जीवन जीना पड़ता है, ये उस गुलामी से हमें आजाद करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं अकेला इस लड़ाई को लड़ सकता हूं? क्या बिना आपके मैं इस लड़ाई को जीत सकता हूं? आप ये बताओ, जो सुविधाएं, ये इसको क्या मानते हो? ये मात्र एक किताब नहीं है, ये मात्र एक किताब नहीं है, इसमें कुछ आर्टिकल में लिखे गए हैं। ये वो पवित्र ग्रंथ है जिसने हमारी जिंदगी बदली है, जिसने हमें समान अवसर दिए हैं। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं मंच पे, आज अगर ये नौजवान इस माइक में धारते हैं, ये स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने के लिए और अपने समाज को दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मंच सजा है, आप जो कुर्सी बैठे, पंडाल आ रहा है, और उस बारिश को भी आपको उस आगे मुड़ना पड़ा, उसको अपना रास्ता बदलना पड़ा है, तो ये अधिकार मैंने संविधान से आज इसको खतरा है। बाबूजी मुझसे कह रहे थे कि भाई यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं तो कह रहा हूं बीजेपी की ना किसी की ना हमारी आनी चाहिए। हमें नहीं मतलब किसकी आए या नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो सबकी सरकारें देखी। कोई ऐसी सरकार नहीं जिस सरकार में हम पे जुल्म ना होते,
कोई ऐसी सरकार नहीं जो हमारे एजेंडों पे लगती हो, कोई ऐसी सरकार नहीं जो हमारे आंसू पूछती हो। हम इनके लिए भी अछूत हैं और हम उनके लिए भी अछूत हैं। अगर हम अछूत हैं, अगर हम कोई के अपने हैं, तो अपने लोगों के बीच में मैं आपसे कहने आया कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जब तक हम अल्पजन बने रहेंगे, हम दलित बने रहेंगे, पिछड़े बने रहेंगे, आदिवासी बने रहेंगे, माइनॉरिटी मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी बने रहेंगे, तब तक हम लोग टूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, हमारे साथ अन्याय होगा। लेकिन जिस दिन आप मुट्ठी बन जाओगे, बहुजन बन जाओगे, एक दूसरे की लड़ाई लड़ोगे, जिस दिन आप 85% बहुजन समाज को भाईचारा स्थापित करोगे, उस दिन इस देश की राजगद्दी आपके पैरों में होगी और आपके द्वारा चलाई गई कलम ही जो है कानून हो जाएगी। आप हाथ फैलाते हो, मैं भी हूं, हम हाथ फैलाते हैं कि हमें रोटी मिल जाए, हमें अच्छी शिक्षा मिल जाए, हमें रोजगार मिल जाए, हमें जमीन मिल जाए, महंगाई खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए। करेगा कौन? ये जो 75 साल में जिन्होंने आपका खून चूसा वो, या वो लोग जो जानवर से ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनके दिमाग में, दिल में जानवर की ज्यादा इज्जत है, आपकी इज्जत नहीं, वो लोग खत्म करेंगे। आप जातिवाद से परेशान, आप अंधविश्वास ताकतवाद से परेशान, आप जनजाति गैर बराबरी से परेशान, आप समान अवसर से परेशान, लेकिन इनको देगा कौन आपको? जो समस्या आपकी है उसका समाधान भी आपके पास है। मेरे नौजवान साथी जब सड़कों पर चलते हैं मुझे बड़ा गर्व होता है, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे आर्मी होती है जिसका एक एक जवान दुश्मन के 100 जवानों में भारी पड़ता है, मैं बस उस ताकत का निर्माण करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, और मैंने अपने नेताओं से भी कहा कि आप पूरे प्रदेश में जा जाकर कैडर कराओ, आप हर गली में, हर घर में एक चंद्रशेखर तैयार करो कि किसी जालिम की हिम्मत न पड़े आप उठा के देख लेंगे। अकेला चंद्रशेखर लड़ेगा और एक इस लड़ाई में शहीद हो जाएगा, लेकिन अगर आप जीतना चाहते हैं, आप अधिकार चाहते हैं, आप गुलामी की बेड़ियां काटना चाहते हैं, आप स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहते हैं और आप सुख सुविधाएं चाहते हैं जो अमीरों को मिलती है, तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे साथी हैं जो इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए तैयार है, वो हाथ खड़ा कर और ईमानदारी से खड़ा कर, झूठ में मुझे दिखाने को मत खड़ा कर। मैं आज कल चला जाऊंगा, उसके बाद फिर जब मैं दोबारा आऊंगा तभी आप सामने काम करोगे, काम नहीं चलेगा। आपको ये समझ में काम करना पड़ेगा कि हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा खून हमारे हमसे उम्मीद करके गया, हमें कुछ निर्देश देके गया, हमें भी इस गुलामी की जिंदगी काटना है। आप ये भी सोचो, जिन समस्याओं से संघर्षित आज भी मैं दिल्ली में जाता हूं, वहां भी समस्या है, मैं मध्य प्रदेश जाता हूं, यहां भी समस्या है, मैं राजस्थान जाता हूं, हरियाणा जाता हूं, यूपी जाता हूं, वहां भी समस्या है। कहीं हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं। आप नौजवान साथी सिर्फ ये बताओ, क्या हमारी बहनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बताओ, क्या कोई हमें पानी पीने के लिए मार देगा ऐसा बंद होना चाहिए नहीं बंद होना चाहिए? बताओ, जो गैर बराबरी की बेटियां पूरे देश में रखे स्कूलों में उनको फोड़ देना चाहिए नहीं फोड़ देना चाहिए? बताओ, जो कानून हमारी बहनों को पढ़ने से रोके उस कानून को जला देना चाहिए जला देना चाहिए? बताओ, जो आज हमारे संविधान की तरफ उठे उन आंखों को जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बताओ, और जो हमारे बाबा साहब को हमसे छीनने का प्रयास करें, क्यों? याद करो, गोरे गौर से सुनो, बाबा साहब ने कहा कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा हुआ मत समझना, मुझे मेरे मरने के बाद मरा हुआ मत समझना। जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं मेरे बच्चों। आज बाबा साहब के संविधान खतरा है, बचाएगा कौन? बचाएगा कौन? बचाएगा कौन? घर में बैठ के, रजाई में सो के, मोबाइल फोन पर चेक करके
कैसे बचेगा संविधान बताओ, कैसे बचेगा संविधान बताओ। हाँ, संघर्ष भी कैसा, अलग बन के जीत नहीं पाएंगे, अगर बहुजन बनेंगे तभी जीत पाएंगे। और जिन लोगों ने अधिकार छीने हैं उनको बस ये संदेश देना है, मैंने कल लाइव में भी कहा था, फिर आपसे कह रहा हूं, मान उसको दो, गौर से सुनो और घर घर जाके अपनी दीवारों पर लिख दो चाहे, मान उसको दो जो आपको मान दे, दान उसको दो। बहुत लंबे समय से आप दान करते आए, दान अगर देना है तो 2 स्कूलों में, दान अगर देना है तो 2 अपनी मूवमेंट में, दान अगर देना है तो 2 को जो बेसहारा है, और मतदान अगर देना है तो 2 सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, जो आपकी वोट लेके आपके साथ अन्याय करते हैं, जो आपकी वोट लेके आपके पर जनजाति करते हैं, जो आपकी वोट लेके और आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया नहीं आ गया बताओ आप लोग। नहीं आवाज कम आ रही है बताओ, क्या उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया नहीं आ गया बताओ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोगों ने खाना खाया, मुझे नहीं पता, कितने लोग ऐसे जिन्होंने पानी पिया मुझे नहीं पता, कितने लोग ऐसे हैं जिनके वापस जाने का किराया नहीं होगा मुझे नहीं पता, कितने लोग ऐसे हैं जो उधार लेके पैसे आने मुझे नहीं पता। मगर मैं आपसे एक विश्वास दे रहा हूं, मैं आपको, मेरे पास यही है देने के लिए, ना मैं कोई MP ना MLA, मेरी ताकत सिर्फ आप, मैं एक विश्वास दे रहा हूं आप लोगों को, मेरे द्वारा कही गई बात जो है ना वो मेरी ताकत है। 1 साल अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ मिलकर संघर्ष करो, गाड़ी नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, जूते नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, आप रूखी सूखी रोटी जो दोगे, 1 साल मेरे साथ मिलके और घर से बाहर निकल के गांव देहात शहर में जाकर बहुजन समाज के लोगों को जगाने में मदद कराओ। इस मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि आज 90% आबादी बहुजन समाज की है, पूरी 90% आबादी बहुजन समाज की है। और लोकतंत्र जिसमें हम जी रहे हैं, लोकतंत्र ये कहता है कि जिनका वोट होगा उनका राज होगा, लोकतंत्र ये कहता है कि बहुमत का शासन होगा। 90% वोट मध्य प्रदेश में आपकी है। मेरे रहबर साहब काशीराम कहते थे कि अगर यूपी के बाद कहीं सबसे ज्यादा बहुजन मूवमेंट के लिए उपजाऊ धरती है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में वो पल है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश ईमानदार है, मध्य प्रदेश टिकाऊ है, मध्य प्रदेश में जोश है, मध्य प्रदेश में होश है। तो बहुमत जिनके पास वोट का बहुमत, उनका राज होना चाहिए। उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बताओ, वोट तो यहाँ है, फिर राज उनका इस प्रदेश में कैसे है बताओ। उनका राज हमारे बटे होने के कारण है। मैं आपसे पहले नहीं था, मैं तो अब आपके बीच में आज ये कहने के लिए कि आपने चोरों को, लुटेरों को, झूठों को, गद्दारों को सबको ताकत दी। क्या क्या मेरी कमी बताओ कि भाई आप में ये कमी है इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे, या फिर मुझे विश्वास दिलाना पड़े होंगे कि भाई आप चिंता मत करो, इस बार आपकी झोली यहाँ से भर के भेजेंगे, इस बार आपको ताकत यहाँ से दे के भेजेंगे, इस बार आपको यहाँ से कामयाब बना के भेजेंगे। इस बार आपके व्यक्ति को, जिस नौजवान को, जिस गरीब के बेटे को आप कहोगे उसका साथ देंगे, तो मैं लिख के देता हूं कि 100 के मुकाबले मेरा एक भी नारायण आजाद समाज पार्टी का विधायक बैठेगा। याद रखना मेरी बात। इनके 100 विधायक और हमारा एक विधायक, ये 100 मिलकर सिर्फ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो बनेगा कैसे? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप मेहनत करोगे? नहीं, हाथ नहीं उठ रहे। दोनों लोग मेहनत करोगे नहीं करोगे बताओ? क्या बहनों के सम्मान की रक्षा करोगे? क्या बहनों के जीवन की उदासी दूर करने के लिए लड़ोगे? क्या घर घर जाकर बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करोगे?
बिजरौली हत्याकांड के परिजन आए हैं, मैं सारे परिजनों से मिलूंगा, मैं सबसे मिलूंगा और आपसे अपील है आज की सभा को खत्म करने से पहले, भाई ये कार्यकर्ता बहुत अमीर पार्टी के लोग नहीं, आप इनकी हालत को जानते हैं।